हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। काफ़ी लंबे समय के बाद एक वीडियो के लिए पुनः उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं साइटोलॉजी शुरू किया हूँ, जहाँ पे मैंने सेल्स के बारे में, सेल्स की ओरिजिन के बारे में बात किया, कितने टाइप के सेल्स होते हैं उनकी सबकी बात किया। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं, इनकी चर्चा पहले की वीडियोज़ में हमने कर लिया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के लिए हमने पॉइंट वाइज डिफरेंशिएशन किया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं ये साइज़ है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल की साइज जो होती है 1 से लेकर 10 म्यू एम तक होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में थोड़ा इनकी साइज़ थोड़ी बड़ी होती है और वो लगभग 5 म्यू एम से लेकर 100 म्यू तक हो सकती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं मल्टी सेलुलर फॉर्म। मल्टी सेलुलर फॉर्म का मतलब क्या है कि ऐसे कौन कौन से प्रोकैरियोटिक्स हैं जो मल्टी सेलुलर फॉर्म बनाते हैं, या यूकैरियोटिक्स में कहीं कोई पॉसिबिलिटी है कि ये लोग कई सेल्स के ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं। हाँ, ऐसा संभव है। तो प्रोकैरियोटिक्स में क्या है, ये रेयर है, दुर्लभ है, हो ही नहीं सकता। जबकि प्रोकैरियोटिक केस में क्या है, यूकैरियोटिक केस में क्या है, कॉमन विथ एक्सटेंसिव टिश्यू फॉर्मेशन। यूकैरियोटिक सेल्स में टिश्यू फॉर्मेशन तक की स्टेट हो जाती है, जैसा कि हम लोग टिश्यू स्टेज में, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हम लोगों का। तो इसमें क्या है, मल्टी सेलुलर फॉर्म बन जाता है, कई सेल्स मिलकर एक साथ काम करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है सेल वॉल। थर्ड पॉइंट जो है ये क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है सेल्स की। सेल वॉल प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रेजेंट इन मोस्ट बट नॉट इन ऑल सेल्स। प्रेजेंट इन मोस्ट बट नॉट, हर जगह नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक के केस में, बल्कि यूकैरियोटिक्स में क्या है, प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड फंगल सेल्स ओनली। सेल वॉल केवल प्लांट सेल्स में और फंगल सेल्स में, फंजाई की सेल्स में पाई जाती हैं। और इनकी सेल वॉल का कंपोजिशन अगर बात करते हैं तो ये कंपोजिशन कैसे है, कंपोज्ड ऑफ अमीनो शुगर, म्यूरेमिक एसिड एंड पेप्टिडोग्लाइकेन। और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या है, किसका बना हुआ सेल वॉल, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक पॉलीसेकेराइड होता है। फिर उसके बाद चौथे पॉइंट पे बात करते हैं, क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को कवर करता है, वो ये प्रेजेंट इसमें भी है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म को कवर करता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स का मतलब कोशिका के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, वो हैं जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। फिर उसके बाद माइटोकांड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जो कि एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक्स में, और यूकैरियोटिक्स में वेल फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्लोरोप्लास्ट टोटली एब्सेंट है, नहीं पाया जाता है, जबकि किस में प्रेजेंट है, ये केवल प्लांट में पाया जाता है। यूकैरियोटिक्स में क्लोरोप्लास्ट जो है केवल प्लांट्स में पाया जाता है, जिसके कारण प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं। फिर आगे बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम जिसको जो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक्स में। मोस्टली क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में सारे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं,
और यहाँ पे क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट हुए। फिर उसके बाद वैक्यूल्स, रिक्तिकाएँ जिसको बोलते हैं, ओपन खाली स्पेस जो होता है, जो प्लांट में प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट है और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है। ये वैक्यूल मोस्टली क्या होता है, प्लांट सेल में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स को बोलते हैं तारककाय, जो कि यहाँ पे एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक के केस में और यूकैरियोटिक के केस में प्रेजेंट है। लेकिन इसका फीचर क्या है, फीचर यह है कि हायर प्लांट्स में ये एब्सेंट है। सेंट्रियोल्स जो है हायर प्लांट्स में एब्सेंट हो जाता है। और जनरली क्या होता है, सेंट्रियोल्स जो होता है एनिमल बॉडी में, एनिमल सेल में पाया जाता है। फिर आगे बढ़ रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो क्या करते हैं, कोशिका के अंदर एंडोस्केलेटन का कार्य करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में टोटली एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स पर, जिसको बोलते हैं राइबोसोम, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट है। यही एक ऐसा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है, लेकिन डिफरेंस है दोनों में, ध्यान दीजिएगा। राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोकैरियोटिक के केस में क्या होता है, 70S होता है और यूकैरियोटिक के केस में क्या होता है, 80S होता है। और ये जो S है, कैपिटल S, काफ़ी लोग के ध्यान में घूमता हुआ कि आखिर ये 70S क्या रिप्रेजेंट करता है और S यहाँ जो है S क्या रिप्रेजेंट करता है। तो भैया ये इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है जो कि सबके लिए अलग अलग होता है। अब बात करते हैं फ्लैजिला की। फ्लैजिला प्लांट प्रोकैरियोटिक के केस में पाया जा रहा है, लेकिन वो जो है सिंपल कंस्ट्रक्शन है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, एकदम सिंपल फॉर्म में है। और आगे बात करते हैं तो किसका बना हुआ था, कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन फ्लैजिलिन। क्या प्रोटीन होता है, एक फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है जिसका ये बना होता है। और आगे बात करते हैं यूकैरियोटिक के केस में। यूकैरियोटिक के केस में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ये 9+2 के अरेंजमेंट में होता है। टू सेंट्रल होता है और उनके पीछे जो है चारों तरफ से पेरिफेरल रीजन पर 9 हेयर लाइक स्ट्रक्चर ट्यूबुलेंस पाए जाते हैं, और जो कि किस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि बना किसका होता है, ट्यूबुलिन और अदर प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस टोटली एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स बिकॉज द न्यूक्लियर एनवेलप इज नॉट फाउंड। पूरे सेल में ये स्कैटर्ड होते हैं और यूकैरियोटिक के केस में क्या है, प्रेजेंट होता है। देखिए आपकी सुविधा के लिए हमने 2 पेज का डिफरेंस बनाया हुआ है। जनरली क्या होता है 2-4 पॉइंट लिख के लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, जितना डिफरेंस उसमें पाया जा रहा है उन सब को आपको क्लियरली पता होना चाहिए। लिखने की बात है, जो आपको याद रहेगा वही तो लिख पाएंगे, लेकिन जानकारी के लिए अच्छे से अच्छा एग्जॉस्टिव फॉर्म में होना चाहिए ताकि रिप्रेजेंटेशन अच्छा जाए। इसीलिए हमने जो है पॉइंट वाइज बनाया है। अगर ये पैटर्न पसंद आता है तो इस पैटर्न का डिफ्रेंशिएशन कहीं भी अच्छे परफॉर्मेंस में आप बना सकते हैं, किसी और टॉपिक पर भी बन सकता है। चलिए सेकंड पेज पे चलते हैं। सेकंड पेज आ गया। ये सेट हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। 7th, ये जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन। जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी बात हुई कि न्यूक्लियस को कवर करने के लिए एक एनवेलप होता है। भैया जब बाउंड्री रहेगी तो आप सीमा में रहेंगे, जब आपके पास कोई बाउंड्री नहीं रहेगी तो आप पूरे क्षेत्र में विचरण करते रहेंगे, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक के केस में क्या है, वहाँ पे न्यूक्लियस की कोई बाउंड्री नहीं है। जब न्यूक्लियस की कोई बाउंड्री ही नहीं है तो न्यूक्लियस कहाँ पाया जाएगा, चारों तरफ फैला रहेगा सेल में ही। अब यूकैरियोटिक के केस में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल वंशानुक्रम, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पीढ़ी का एक अंतरण होता है, वो किसके द्वारा होता है,
प्रोकैरियोटिक के केस में डीएनए होता है या आरएनए होता है, जो कि सर्कुलर और लीनियर हो सकता है। लेकिन स्ट्रिक्टली यूकैरियोटिक के केस में केवल डीएनए ही जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की। तो प्रोकैरियोटिक के केस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक ही होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक के केस में क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बहुत सारे हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। ठीक है। और प्रोकैरियोटिक के केस में बात करते हैं कि कुछ उनमें जेनेटिक मटेरियल्स जो होते हैं सेपरेट जेनेटिक एलिमेंट के फॉर्म में होते हैं। उसकी चर्चा भी बाद में करते हैं, सेपरेट जेनेटिक एलिमेंट क्या है। और यूकैरियोटिक के केस में क्या है, नहीं होता इस तरह से। फिर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मिड। ये कभी कभी शॉर्ट नोट्स में भी आ जाता है आप लोगों के लिए। तो प्लाज्मिड्स जो होते हैं, अभी इन्हीं की चर्चा हम कर रहे थे कि ये क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, सेपरेट एलिमेंट की तरह प्रोकैरियोटिक के सेल्स में पाए जाते हैं, उनको हम नाम देते हैं प्लाज्मिड्स के। ठीक है। और यूकैरियोटिक के केस में क्या है, ये रेयर है। फिर उसके बाद आते हैं एंटेरॉन। एंटेरॉन मतलब जीएनए सीक्वेंसिंग जो होती है, तो इसमें क्या है, सीक्वेंसिंग उतना नहीं रहता है, एंटेरॉन के जो है डेवलप्ड नहीं होते हैं। और इसमें क्या होता है, एंटेरॉन एक दूसरे को इंटरप्ट करते हैं जीन में। फिर उसके बाद आते हैं क्रोमोसोम्स विथ हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक के केस में एब्सेंट होता है और प्रोकैरियोटिक के केस में जो होता है प्रेजेंट होता है। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेनेटिक मटेरियल के कंडेंसेशन की प्रक्रिया में, कंडेंस्ड हो जाते हैं, क्वाइलिंग हो जाती है जीन की, जिससे क्या होता है, इनकी साइज रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट बात है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है वहाँ भी एक छोटी सी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियस जो है ये प्रोकैरियोटिक के केस में एब्सेंट है और यूकैरियोटिक के केस में प्रेजेंट है। फिर आगे बात करते हैं डीएनए इन ऑर्गेनेल्स। जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है, जैसे कि आपको जानकारी हो तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट है, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। फिर उसके बाद माइटोसिस की प्रक्रिया प्रोकैरियोटिक के केस में नहीं होती है, यूकैरियोटिक के केस में होती है। फिर मोड ऑफ रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक। एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की अनुपलब्धता में भी श्वसन करते हैं ये। और यूकैरियोटिक के केस में क्या है, एरोबिक। कुछ रेयर केस ऐसे हैं जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है बॉडी के अंदर। जनरली क्या होता है, मोस्टली एरोबिक रेस्पिरेशन होता है प्लांट के यूकैरियोटिक के केस में। फिर उसके बाद मेटाबॉलिक पैटर्न। मेटाबॉलिज्म, जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म है उसका पैटर्न प्रोकैरियोटिक के केस में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं और यूकैरियोटिक के केस में क्या है, सभी जो हैं साइटोप्लाज्म क्या करते हैं, साइटोक्रोम ट्रांसपोर्ट चेन ईटीएस बोलते हैं जिसको, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया और ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया, ये सब इनिशिएट की जाती है मेटाबॉलिक पैटर्न के अंतर्गत यूकैरियोटिक सेल्स में। फिर उसके बाद आते हैं फोटोसिंथेटिक एंजाइम, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। तो प्रोकैरियोटिक के केस में जो होता है फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, कंपोजिट क्रोमैटोफोर्स होते हैं, ये क्रोमैटोफोर्स होते हैं। और यूकैरियोटिक के केस में क्या होता है, एंजाइम्स पैक्ड इन प्लास्टिड के फॉर्म में पैक होते हैं, बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। उसके बाद लास्ट है फ्यूज़न ऑफ गैमिट। गैमिट का फ्यूज़न जो है, गैमिटिक फ्यूज़न, वो प्रोकैरियोटिक के केस में टोटली एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक के केस में पाया जाता है। तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन आपके सामने प्रस्तुत की गई है। इसमें जो कमियां हो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर करिए और जो कमियां हो उसको कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं, ताकि अगली वीडियोस और क्लियर और साफ़ सुथरी बनाई जा सके, जिससे आपको अधिक से अधिक सुविधा का मिल सके। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।